वार्म वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। सो आइए आज हम लोग एस्टिमेशन एसएससी जेईई मेंस 2024 के क्वेश्चन का डिटेल में एनालिसिस करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके मेंस एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर अ पोर्शन ऑफ रोड यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला इन विच डिस्टेंस बिटवीन द सेक्शन ऑफ द रोड 30 मीटर है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए नॉट इज इक्वल टू 5.5 मीटर स्क्वायर, ए वन इज इक्वल 11.5 मीटर स्क्वायर, ए टू आपको इतना दिया हुआ है, ए थ्री दिया हुआ है ना। एक तरह का क्रॉस सेक्शन है जो कि ट्रेपेजॉइडल इन शेप है। एक रोड का क्रॉस सेक्शन है जो कि ट्रेपेजॉइडल इन शेप है, ट्रेपेजॉइडल शेप में एक सेक्शन है, राइट। और इसकी चार क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है, 4 टाइप की क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। कुछ इस तरह का एक सेक्शन है और इस सेक्शन में अगर बात किया जाए तो देखिएगा, इसी के लिए क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट करना है बाई ट्रेपेजॉइडल मेथड। और इस सेक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द एंड सेकेंड वन इज द, ठीक है ना। तो टोटल आपके पास अगर एरिया की बात करूं मैं तो आप इसको बोल दो ए नॉट एंड दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज A1, A2 एंड देन A3। टोटल ऐसा दिया हुआ है। और इनके बीच की अगर स्पेसिंग की बात करूं, दो क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच की डिस्टेंस की बात करूं तो ये दिया हुआ है 30 मीटर ना, ये दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क बाय ट्रेपेजॉइडल मेथड तो आप ऐसे निकाल सकते हो, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क बाय ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। तो आप क्या करने वाले हो पता है, आप क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकाल सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन क्रॉस सेक्शनल एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, फर्स्ट एंड लास्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया को ऐड कर दो प्लस 2 टाइम्स ऑफ जितने भी रिमेनिंग एरिया हैं उन सबको आपस में ऐड कर दो। तो इससे क्या निकल जाने वाला है भाई, ट्रेपेजॉइडल मेथड से क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क डिटरमाइन हो जाने वाला है ना। सो V इक्वल टू 30/2 कर दो। एंड अगर ए नॉट की बात करें तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5.5 प्लस 24.5 इज द वैल्यू ऑफ लास्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस 2 इंटू कर दो A1 बोले तो बेटा कितना 11.5 प्लस 17 ना। इन सभी को आपस में रख के मल्टीप्लाई कर लो, जो क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क डिटरमाइन होगा उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 1305 क्यूबिक मीटर ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाने वाला है। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसके अकॉर्डिंग आप डी आंसर को टिक कर देना। लेकिन क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क डिटरमाइन करने के बेसिक फॉर्मूले के बारे में बात करें जो कि ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला है, तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ। देखिएगा कैसे इसको दो डिफरेंट वेज में लिखा जा सकता है। फर्स्ट वन इज द, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ फॉर्मूले को, V इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो, केवल D रखो, फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया का बाई 2 कर दो प्लस जितनी भी रिमेनिंग एरिया है सबको ऐड कर दो, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू कहाँ तक, चूंकि लास्ट टर्म तो आपने ले रखा है तो AN1 माइनस 1 तक कर दो। आप इस रूप में भी लिख सकते हो, या तो इस 1/2 को कॉमन ले लो तो D/2 आ जाएगा, फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस क्या हो जाएगा भाई 2 टाइम्स ऑफ जितनी भी रिमेनिंग एरिया है उन सबको ऐड कर दो। लास्ट वाली एरिया जो होगी वो लास्ट वाले से जस्ट पहले वाली एरिया होगी, दैट मीन्स AN1 माइनस 1। मतलब आप चाहो तो इस रूप में भी, ऊपर वाले फॉर्म में भी फॉर्मूले को लिख सकते हो, लोअर पोर्शन वाले फॉर्म में भी फॉर्मूले को लिख सकते हो। किसी भी रूप में आप फॉर्मूले को लिख के क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क बाय ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हो ना। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आंसर नंबर डी रिफ्लेक्ट होता दिख रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन है कि अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द ग्रॉस रेंट इज सेट असाइड एनुअली टू एक्यूमुलेट द
टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हेन द लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज ओवर। तो बेटा जब कभी भी हम ना कहीं भी किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग से ग्रेजुअल जब इनकम करते हैं ना, उसी का कुछ पार्ट, कुछ सर्टेन अमाउंट एज अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हम एक्यूमुलेट करते हैं। मतलब अगर किसी बिल्डिंग को उसकी डिजाइन लाइफ ओवर होने के बाद फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है ना, तो आप उस अमाउंट को आसानी से कलेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रेजुअली एक्यूमुलेशन ऑफ सिंकिंग फंड अमाउंट। ग्रेजुअली एक्यूमुलेशन ऑफ सिंकिंग फंड अमाउंट। तो बेटा सिंकिंग फंड बिल्डिंग को डिजाइन लाइफ ओवर होने के बाद रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक्यूमुलेट किया जाता है और इसे कंसिडर किया जाता है एज आउटगोइंग्स के रूप में। हम मान के चलते हैं कि हम किसी भी प्रॉपर्टी से जो भी ग्रास इनकम एज ए रेवेन्यू के फॉर्म में जनरेट कर रहे हैं, उसमें से हम ऑलवेज सिंकिंग फंड को एज ए आउटगोइंग, एज ए खर्चे के रूप में माइनस कर देते हैं ना। तो यहाँ पे तो आंसर हो जाने वाला सिंकिंग फंड। लेकिन सिंकिंग फंड से रिलेटेड कुछ और बातें कर लिया जाए। अगर बेटा एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड की बात किया जाए, एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड की बात किया जाए, इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड की बात किया जाए, तो आप नोटिस करिएगा एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड आई इक्वल टू निकालना हो एस इंटू आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि एनुअली कितना इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब आपको समझ में आना चाहिए कि आई को तो अपन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड ही बोलते हैं, यस को बोलते हैं दैट इज द अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड विच इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट, और आई इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ना। यहाँ पे जो आई दिख रहा है बेटा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि इन डेसिमल में होने वाला है। और यहाँ जो एन दिख रहा है ना, दैट इज द लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी या लाइफ ऑफ बिल्डिंग, कि बिल्डिंग की डिजाइन लाइफ कितनी है, 60 ईयर, 70 ईयर, 80 ईयर। बिल्डिंग की डिजाइन लाइफ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कम इंस्टॉलमेंट आपको एनुअली पे करना पड़ेगा, और कम इंस्टॉलमेंट पे करके भी हम एक लार्ज अमाउंट, एक बिग अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहीं पर थोड़ा सा एक रिलेशन और कभी कभी पूछ लेता है, ये जस्ट मैं डिस्कशन कर रहा हूँ सिंकिंग फंड से रिलेटेड। कभी कभी सिंकिंग फंड कोफिशिएंट के बारे में आंसर पूछा जाता है। तो सिंकिंग फंड कोफिशिएंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिएगा सिंकिंग फंड कोफिशिएंट क्या निकल के आएगा, दैट इज द आई सी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1। तो आप यहाँ से अगर नोटिस कर पा रहे होंगे तो एक्चुअल में ये यस के साथ में जितना टर्म मल्टीप्लाई था वो पूरा का पूरा क्या था भाई, यही सिंकिंग फंड कोफिशिएंट था। तो इस बिहाफ पर अपन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड आई को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एस इंटू आई सी। आई सी इज द सिंकिंग फंड कोफिशिएंट, एस इज द अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड विच इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट, एंड आई इज द इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड ना। इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब आंसर तो इसका फिलहाल के लिए ए हो जाने वाला है। लेकिन इसमें मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। मार्केट वैल्यू क्या है भाई, किसी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन या किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग को किसी ओपन मार्केट में अगर पुट ऑन सेल, सेल पे रख दिया जाए, बेचने के लिए रख दिया जाए, तो उस समय जो मैक्सिमम अमाउंट ऑब्टेंड करेगा दैट इज नोन एज मार्केट वैल्यू। किसी भी प्रॉपर्टी को किसी ओपन मार्केट में बेचने पर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑब्टेंड हो दैट इज नोन एज मार्केट वैल्यू। सेकंड वन इज द लॉस ऑफ रेंट। अब ये लॉस ऑफ रेंट क्या है भाई, लॉस ऑफ रेंट को भी बेटा हम लोग किस में कंसिडर करते हैं पता है, आउट गोइंग्स में कंसिडर करते हैं। जैसे मान के चलो मैंने बोला एक रूम से 5000 रुपीज पर मंथ आपको एज ए रेंट मिल रहा है, और आपके पास टोटल 10 रूम है। तो 10 रूम है, इसका मतलब पर मंथ आपको 50,000 रुपीज मिल रहा है एज ए रेंट के फॉर्म में। तो सर 12 मंथ में कितना मिलेगा, सर 6 लाख रुपीज, क्योंकि 12 मंथ इंटू 50,000। अब बताओ क्या आपको पूरे पूरे ईयर भर आपके सभी रूम रेंट पर होंगे क्या? क्या ऐसा नहीं हो सकता, किसी पर्टिकुलर मंथ में कोई सिंगल रूम या डबल रूम आपका रेंट पर ही ना लगा हो? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लॉस ऑफ रेंट उसको कंसीडर कर लेते हैं कि जिस पर्टिकुलर मंथ में कोई भी रूम रेंट पर न लगा हो तो उस मंथ में वो रेवेन्यू नहीं देगा, तो उसे हम एज आउट गोइंग कंसिडर कर लेंगे। साल्वेज वैल्यू क्या है सर, साल्वेज वैल्यू की अगर बात करें
तो किसी प्रॉपर्टी की, किसी बिल्डिंग की डिजाइन लाइफ ओवर होने के बाद, किसी बिल्डिंग की डिजाइन लाइफ ओवर होने के बाद स्टैंडिंग कंडीशन में, खड़ी हुई अवस्था में, जो वो वैल्यू ऑब्टेन करे एज अ स्क्रैप वैल्यू के रूप में, जो स्टैंडिंग कंडीशन में विदाउट बीइंग डिसमेंटल ना, बिना डिसमेंटल के जो वैल्यू ऑब्टेन करे, दैट इज नोन एज साल्वेज वैल्यू। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए आंसर हो जाने वाला है सिंकिंग फंड। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, करेक्ट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग। सिंपली इसका क्वेश्चन है एस्टिमेशन का, जैसे आप एनालिसिस ऑफ रेट बोलते हो चैप्टर को, वहां से क्वेश्चन बना हुआ है कि बताओ मुझे 3 मीटर क्यूब का, मुझे क्या है भाई, कंक्रीट बनाना है, कोई कंक्रीट बनाना है जिसका वॉल्यूम है 3 मीटर क्यूब और प्रोपोर्शन है 1:2:4। कह रहे बताओ क्वांटिटी ऑफ सैंड कितना रिक्वायर्ड होगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपली आपसे बोल रहा है कि भाई 3 क्यूबिक मीटर कंक्रीट मुझे बनाना है, सैंड की क्वांटिटी बता दो। मुझे एक बात पता है, मुझे एक बात पता है कि जनरल ऑब्जर्वेशन हम लेके चलते हैं कि जनरली 1 क्यूबिक मीटर अगर मुझे वेट कंक्रीट बनानी हुई, कभी भी वेट कंक्रीट 1 क्यूबिक मीटर बनानी हुई ना बेटा, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग 1.52 क्यूबिक मीटर ड्राई कंक्रीट प्रिपेयर करते हैं। क्यों प्रिपेयर करते हैं सर? क्योंकि सर जब कभी भी हम कंक्रीट बनाते हैं ना, तो कोर्स एग्रीगेट में फाइन एग्रीगेट, देन उसमें सीमेंट एंड देन उसमें वाटर को मिक्सअप करते हैं। जो फाइनल वॉल्यूम है ना बेटा, फाइनल वॉल्यूम घट जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि बड़े बड़े जो वाइट्स होते हैं उसमें सैंड के पार्टिकल चले जाते हैं, सैंड के पार्टिकल के बीच में जो वाइट्स होते हैं सीमेंट के पार्टिकल चले जाते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन ये है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा एस्टिमेशन में, कि जो फाइनल वॉल्यूम है ना बेटा, फाइनल वॉल्यूम है वो कम मिलता है। इवन इसीलिए मुझे इनिशियली सभी इंग्रेडिएंट को 52% बढ़ा के मिलाना पड़ता है। मतलब अगर मुझे 1 क्यूबिक मीटर वेट कंक्रीट चाहिए तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे 1.52 क्यूबिक मीटर ड्राई कंक्रीट मिलाना पड़ेगा। अगर 52% बढ़ा के ड्राई कंक्रीट मिक्सअप करेंगे तभी जाके मुझे 1 क्यूबिक मीटर क्या मिल पाएगा, वेट कंक्रीट मिलेगा। और इसी रिलेशन के बिहाफ पर सो अपन बोल सकते हैं, सो 3 क्यूबिक मीटर अगर मुझे वेट कंक्रीट चाहिए तो उसके रिस्पेक्ट में 3 इंटू 1.52 क्यूबिक मीटर मुझे क्या मिलाना पड़ेगा बेटा, ड्राई कंक्रीट। और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर रिफ्लेक्ट होता मिल जाएगा। क्या मिलेगा भाई, 3 इंटू 1.52 कर दो तो ये लगभग 4.56 क्यूबिक मीटर ड्राई कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होगी। और कोई भी हम लोग सैंड, सीमेंट या फिर कोर्स एग्रीगेट डिटरमाइन करते हैं तो बिना ड्राई कंक्रीट डिटरमाइन किए नहीं डिटरमाइन कर सकते। तो देखिएगा अगर प्रोपोर्शन की अगर बात करें हम लोग इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में प्रोपोर्शन गिवन है 1:2:4, तो इसका समेशन भी लगेगा। तो अगर मैं सैंड की क्वांटिटी की बात करूं तो सैंड की क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हैं भाई, सैंड तो ये है, सीमेंट है, ये कोर्स एग्रीगेट है, राइट। तो सैंड 2 पार्ट है कंपेयर टू 7 पार्ट, 4 2 6 प्लस 1 7 पार्ट। और ड्राई क्वांटिटी कितना है बेटा, 4.56। मतलब जो 4.56 क्यूबिक मीटर ड्राई कंक्रीट बनाना है उसमें अगर सैंड के पार्ट की बात करें 2 पार्ट है कंपेयर टू 7 पार्ट। टोटल 7 पार्ट की तुलना में 2 पार्ट कौन है भाई, सैंड है। अब इसके बिहार पर आप अगर निकालोगे 4.56 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। और ये आंसर आ जाएगा 1.302 क्यूबिक मीटर। दैट इज द क्वांटिटी ऑफ सैंड, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ सैंड। ये किसकी क्वांटिटी आपने निकाला भाई, क्वांटिटी ऑफ सैंड को डिटरमाइन किया। और उसके बिहाफ पर मिलता जुलता कुछ आंसर आपको बी मिल जाएगा ना। हाँ, कभी कभी हम लोग 1.52 भी कंसिडर करते हैं, तो कभी कभी 1.54 भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि 52 टू 54% इंक्रीज कर देते हैं वॉल्यूम को ना। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है एज पर IS 2000 पार्ट नंबर 15 इन 1987 ना, इस कोड के रिगार्डिंग आपसे पूछ रहा है कि द पेंट कोफिशिएंट, जनरली हम लोग पेंट कोफिशिएंट ना बोल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं फॉर फुली ग्लेज्ड स्टील डोर ना। तो फुली ग्लेज्ड स्टील डोर की अगर बात करें
तो देखिएगा, मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात कर रहा हूँ, तो दो बातें मैं यहाँ पे करूँगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की अगर बात करूँ तो दो बातें निकल के आने वाली हैं। देखिएगा, दो बातें क्या है भाई, अगर पार्टली अगर पार्टली ग्लेज्ड स्टील डोर है ना बेटा, स्टील डोर है, पार्टली ग्लेज्ड स्टील डोर है, इसके लिए जो फैक्टर लिया जाता है ना 0.8 लिया जाता है फॉर ईच साइड ना, ये एक तरफ के लिए, डोर के एक साइड के लिए है। और अगर ये फुली ग्लेज्ड है ना, फुली ग्लेज्ड है, फुली ग्लेज्ड स्टील डोर है, तो इसके लिए जो फैक्टर लिया जाता है बेटा वो 0.50 फॉर ईच साइड ना, ईच साइड। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एस्टिमेशन में एक मिसलेनियस टॉपिक पढ़ाते हैं जिसमें एक पूरा का पूरा टेबल बना देते हैं कि पैनल डोर या शटर या फिर कोलैप्सिबल डोर, इन सब के लिए कितना लिया जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर पार्टली ग्लेज्ड स्टील डोर के लिए बेटा 0.80 हो जाएगा फॉर ईच साइड। अगर बोथ साइड निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर फुली ग्लेज्ड की बात करें तो फुली ग्लेज्ड स्टील डोर के लिए 0.50 हो जाएगा ईच साइड के लिए। और इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। कह रहा है कि it is observed that in a road construction project the original section estimate is likely to be exceeded by more than 30% due to an increase in the cost of raw material. The detailed estimate to be prepared for the situation is known as। कह रहा है कि एक रोड प्रोजेक्ट में जो ओरिजिनल सेक्शन एस्टिमेट था, ओरिजिनली जो एस्टिमेट गिवन था, उस एस्टिमेट की कंपेयर में 30% अमाउंट इंक्रीज हो गया। रिसेंट में ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से जो ओरिजिनल सेक्शन एस्टिमेट था वो 30% इंक्रीज कर गया। ऐसे केसेस में अपन को रिवाइज्ड एस्टिमेट बनाते हैं। रिवाइज्ड एस्टिमेट की कंडीशन क्या है बेटा, ओरिजिनल सेक्शन एस्टिमेट अगर 5% तक इंक्रीज कर जाए, ओरिजिनल सेक्शन एस्टिमेट ये 5% इंक्रीज हो जाए तो उस केस में रिवाइज्ड एस्टिमेट बना देते हैं। ये तो 30% इंक्रीज हो गया है, तो 5% या उससे मोर कितना भी इंक्रीज कर जाए अपन रिवाइज्ड एस्टिमेट तो प्रिपेयर कर ही देंगे। अपन क्या कर देंगे भाई, रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रिपेयर कर देंगे। और नेक्स्ट वन इज द सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। क्या है बेटा, तो जब कभी कोई प्रोजेक्ट रनिंग में होता है, ध्यान से सुनना, जब कभी कोई प्रोजेक्ट रनिंग में होता है तो उस प्रोजेक्ट में किसी एडिशनल वर्क को अगर इंक्लूड करना हो तो उसके रेफरेंस में हम सप्लीमेंट्री एस्टिमेट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मैं एक बिल्डिंग बना रहा था, उस बिल्डिंग में सारी चीजें इंक्लूडेड थी, बट मान लो कि मुझे एक ऑडिटोरियम भी बनाना था, वहां पे एक ऑडिटोरियम हॉल भी बनाना था, तो उस ऑडिटोरियम हॉल को नहीं इंक्लूड किया गया है तो उस मेन प्रोजेक्ट के साथ में सप्लीमेंट्री एस्टिमेट के रूप में दे देंगे। दैट मीन्स सप्लीमेंट्री एस्टिमेट जनरली एडिशनल वर्क के लिए प्रोवाइड किया जाता है, एडिशनल वर्क विच इज नॉट एस्टिमेटेड इन मेन एस्टिमेट, जिसे मेन एस्टिमेट में नहीं जोड़ा गया है, उन एडिशनल वर्क के लिए अपन क्या कर देते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बना देते हैं। देखो बेटा, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को रफ कास्ट एस्टिमेट, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट या एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट के नाम से भी जानते हैं। और ये जनरली आपको पता होगा प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूबिक रेट एस्टिमेट या फिर टिपिकल बे मेथड, यूनिट रेट मेथड, ये सब डिफरेंट टाइप के एस्टिमेशन जो है वो इसी के एग्जांपल्स हैं। तो ये तो दोनों डिटेल्ड एस्टिमेट है नहीं, और रिवाइज ही यहाँ पे आंसर हो जाने वाला ना, क्योंकि कोई एडिशनल वर्क के लिए तो बोला नहीं है, बोला है कि अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। डेफिनेटली अमाउंट इंक्रीज होने के केस में रिवाइज्ड एस्टिमेट बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कह रहा द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग क्वांटिटी ऑफ सरफेस ड्रेसिंग या लेवलिंग। सिंपल सी बात है, जब कभी हम किसी अर्थ सरफेस की ड्रेसिंग या लेवलिंग करते हैं तो ऑन एवरेज 15 सेंटीमीटर की डेप्थ में बात करते हैं। हम डील करते हैं 15 सेंटीमीटर की डेप्थ में।
और चूंकि इस डेप्थ को अपन सरफेस में इंक्लूड करते हैं तो सरफेस एरिया को मेजरमेंट करने के लिए क्या किया जाएगा भाई, स्क्वायर मीटर होगा आंसर। आंसर तो हो जाएगा स्क्वायर मीटर। हाँ, जब मिट्टी को हम लोग 30 सेंटीमीटर से बिलो डील करते हैं, 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा डेप्थ पर डील करते हैं, तो उस क्वांटिटी का मेजरमेंट किस में करते हैं बेटा, क्यूबिक मीटर में करते हैं। जब सरफेस एरिया पे डील करते हैं डेफिनेटली स्क्वायर मीटर हो जाता है। और जब किसी किसी लेंथ के करस्पॉन्डिंग अपन डील करते हैं या कोई छोटी मोटी नालियां बनानी है तो उस केस में हो जाता है रनिंग मीटर। फिलहाल के लिए यहाँ पे आंसर होने वाला है स्क्वायर मीटर ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो यूनिट मेजरमेंट वाले चैप्टर से मिल जाएगा आपको। A building requires 9 RCC column of size 0.2 मीटर विथ है और 0.2 मीटर थिकनेस है। टोटल 4 मीटर हाइट है। एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड if the steel reinforcement to be provided is 1.5% by this gross value। तो यहाँ आपको अप्रोच क्या गेन करना पड़ेगा कि टोटल 9 कॉलम में कितना क्वांटिटी ऑफ या कितना ग्रास वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकल के आएगा, इसको डिटरमाइन कर लो। और इसको डिटरमाइन करने के बाद 1 यूनिट मतलब 1.5% उसका निकाल लो, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट हो जाने वाला है। देखिएगा इसको हम लोग एक 3D डायग्राम के थ्रू समझते हैं, एक 3D डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट आपके पास एक ये कॉलम है ना, ये कॉलम है और इस कॉलम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया भाई, इस कॉलम के बारे में इन्फॉर्मेशन ये है, इसकी विड्थ दी हुई है, इसकी थिकनेस दी हुई है और इस कॉलम की हाइट गिवन है, राइट। टोटल क्या दिया है भाई, इसकी 0.20 मीटर बेटा क्या दिया, विड्थ दिया हुआ है, 0.20 मीटर इसकी थिकनेस दिया हुआ है एंड देन 4 मीटर इसकी हाइट गिवन है। और ऐसे टोटल 9 नंबर ऑफ कॉलम है ना बेटा, 9 नंबर ऑफ कॉलम है, टोटल 9 नंबर ऑफ कॉलम है। आप इनसे क्या कर सकते हो भाई, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट तो डिटरमाइन कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट या ग्रास वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट एक ही बात हुआ। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालना तो एक कॉलम का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 0.20 इंटू 0.20 इंटू टोटल कितना हाइट है बेटा 4 मीटर, टोटल कितने नंबर ऑफ कॉलम है 9 है। इसके भी यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू 4 इंटू 9 ना, टोटल 1.44 क्यूबिक मीटर आ जाएगा आपका कंक्रीट का ग्रास वॉल्यूम। और बोला जो क्वांटिटी ऑफ स्टील वर्क है ना, क्वांटिटी ऑफ स्टील वर्क है, स्टील रेनफोर्समेंट है, वो बोला है 1.5% ना, 1.5 डिवाइड बाई 100 इंटू किसका बेटा, ग्रास वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ना, 1.44 के रिस्पेक्ट में। और आप सभी को पता है कि जो डेंसिटी बाई मास का रिलेशन होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। और अगर मुझे मास निकालना है ना बेटा तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम से। और अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे ना कि ये क्यूबिक मीटर में है ग्रास वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट और इसका 1.5% निकालोगे ना तो वॉल्यूम ऑफ स्टील डिटरमाइन हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्टील को जब तक डेंसिटी ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक ये मास में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए डेंसिटी ऑफ स्टील जो कि 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है उससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या रिफ्लेक्ट होता नजर आ रहा है भाई, 1.44 इंटू 7850 डिवाइडेड बाई 100 ना। तो ये आंसर नजर आ रहा है 169.56 क्या केजी मिलेगा। और चूंकि सारे ऑप्शन क्विंटल में गिवन है तो 100 से डिवाइड कर दो। आप सभी को पता है 100 केजी मिलने के बाद किसके बराबर बनता है भाई, 1 क्विंटल के बराबर बनता है, ठीक है ना। तो उस केस में 1.6956 क्विंटल आपको आंसर मिल जाएगा ना, क्या मिल जाएगा भाई, क्विंटल आंसर मिल जाएगा। और आंसर किसकी तरफ जाता नजर आ रहा है भाई, डी आंसर सही होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये बात आ गई 7 नंबर क्वेश्चन की। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलकुलेट द एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय कांस्टेंट परसेंटेज मेथड बाय टेकिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी 15 लाख गिवन है, स्क्रैप वैल्यू 65,000 गिवन है, लाइफ
लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी या लाइफ ऑफ बिल्डिंग जो गिवन है बेटा 12 ईयर गिवन है। आप सभी को पता है कि डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के 4 मेथड्स होते हैं नॉर्मली। एक को आप बोलते हो स्ट्रेट लाइन मेथड जो कि मोस्ट प्रैक्टिकेबल है और मोस्ट वाइडली यूज किए होंगे आप लोग, और ये दूसरा है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, थर्ड वन इज द सिंकिंग फंड मेथड एंड फोर्थ वन इज द क्वांटिटी सर्वे मेथड। अगर इस मेथड की बात करें ना, इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को कांस्टेंट नहीं माना जाता है बल्कि परसेंटेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को कांस्टेंट माना जाता है। ये इस मेथड के एग्जेप्शन है। जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या किया जाता है पता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को कांस्टेंट माना जाता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ही हर ईयर में डेप्रिशिएट हो रहा होगा, बट इसमें माना जाता है कि हर ईयर में एक पर्टिकुलर परसेंटेज का डेप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। अगर इसकी परसेंटेज डेप्रिसिएशन पर ईयर की बात करें या ऐसा बोले तो यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या है उसके बिहाफ पर अपन हम बता पाएंगे। यहाँ पे गिवन है बेटा स्क्रैप वैल्यू, सी एस को स्क्रैप, सी फॉर कॉस्ट ऑफ स्क्रैप ना 65,000 गिवन है। एंड देन अगर बात करें प्रॉपर्टी की इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो 15 लाख रुपीज है, ठीक है, 15 लाख इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। और लाइफ ऑफ बिल्डिंग क्या है बेटा, लाइफ ऑफ बिल्डिंग यहाँ पे आपको 12 ईयर्स देखने को मिलेगा। तो इसके ब्याह पर एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, एनुअल परसेंटेज डेप्रिसिएशन की बात करें, एनुअल परसेंटेज डेप्रिसिएशन की बात करें, परसेंटेज के टर्म में बात करेंगे या एनुअल डेप्रिसिएशन फैक्टर की बात करें, जैसे भी लिखना हो लिख दो। एनुअल डेप्रिसिएशन फैक्टर की बात करें, इस फैक्टर को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला आपको मिलता नजर आएगा, 1 माइनस सी एस डिवाइडेड बाई सी आई की पावर 1 बाई एन मिल जाएगा। और इस फॉर्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हो भाई, इस फॉर्मूले की मदद से आप डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे, 1 माइनस सी एस की वैल्यू दिया है 65,000 और इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया है बेटा 15 लाख, 15 लाख डिवाइडेड बाई 1 बाई एन बोले तो 12 ईयर ना। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 0.23, दैट इज द एनुअल डेप्रिसिएशन फैक्टर। और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 23% आ जाएगा। अब ये एनुअल डेप्रिसिएशन परसेंटेज निकल जाएगा। ये एनुअल डेप्रिसिएशन फैक्टर था और ये एनुअल परसेंटेज हो गया, उसके बिहाफ पे आंसर डी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी पूछ क्या लेता है भाई कि मान लो सपोज दैट इसी क्वेश्चन में पूछता इस प्रॉपर्टी की इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या थी भाई, 15 लाख थी, स्क्रैप वैल्यू 65,000 था, लाइफ थी 12 ईयर। इसी क्वेश्चन में बोल देता कि भाई बताओ 5 ईयर बाद इसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू क्या होगी। आफ्टर 5 ईयर द डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ दिस बिल्डिंग, तो उस केस में अपन निकाल सकते थे कि डेप्रिसिएटेड वैल्यू, देखो मैंने क्या कर सकता हूं यहाँ पे भाई, डेप्रिसिएटेड वैल्यू आफ्टर, मान लो कोई भी ईयर होता, आफ्टर एक्स ईयर में मान लेता हूं, उस केस में क्या करना पड़ता है बेटा पता है आपको, सी एस डिवाइडेड बाई सी आई की पावर एक्स बाई एन करना पड़ता। एक्स मतलब सपोज दैट 5 ईयर के लिए पूछा होता तो यहाँ 5 आ जाता, एन 12 ईयर हो जाता, सी एस 65,000 हो जाती, सी आई की वैल्यू 15 लाख हो जाता और इधर भी सी आई 15 लाख हो जाता। ओवरऑल इस तरह से अपन डिटरमाइन कर सकते हैं बाई कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, और आंसर आपको रिफ्लेक्ट होता नजर आ रहा होगा डी वाला ना। एक अच्छा सा क्वेश्चन आया था बार बेंडिंग शेड्यूल से, देखिएगा, फॉलोइंग IS 2502/1963 ना, इस IS कोड की रिगार्डिंग बोल रहा है, इन द प्रिपरेशन ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है, ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर रेनफोर्समेंट द लेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट बार सोन इन द गिवन फिगर। आपको सिंपली लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट बार बतानी है, बट अगर सीधा सीधा इसको बताता, एक सीधी लाइन में बताता तो इसकी लेंथ तो डायरेक्टली यल हो जाती, लेकिन यल नहीं होने वाली है ना। अभी ये बार कई तरीके से मुड़ा हुआ है, लाइक दैट ये बार कुछ इस तरीके से जा रहा है ना, ऐसे गया है, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये जाके ऐसे कुछ बार बेंडिंग बनता है। कह रहा है जहां से ये हुक बना हुआ है ना उसकी एच दिया हुआ है लेंथ, ये भी जो हुक बना हुआ है एच लेंथ दिया हुआ है, इस किनारे से लेके इस
लोअर पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक की लंबाई को L दिया हुआ है, तो आप कैसे निकाल सकते हो इसकी लंबाई को? बस आपको यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना है बेटा कि ये जो पोर्शन है ना, अगर मैं इसको इंक्लाइंड नहीं करता, बेंट अप नहीं करता, तो सीधा लेके जाता। और यहाँ हिंट के रूप में क्या दिया भाई कि ये जो दिया है साइड D दिया है, इसकी साइड C1 दिया है, तो कैसे निकाल लिया जाए इसकी टोटल लेंथ? तो हम कहेंगे L तो हॉरिजॉन्टल लेंथ तो होगी ही होगी, साथ में ये C1 दिया है, ये C2 दिया है, तो C1 प्लस C2 तो ऐड ही होगा। कह रहा है ये जितना पोर्शन घूमा हुआ है सरिया ये भी H है, और इधर से जितना पोर्शन घूमा हुआ है ये भी H है, तो इस हिसाब से 2H हो जाने वाला है। इसका मतलब हमने क्या कर दिया भाई, L प्लस C1 प्लस C2 प्लस 2H कर दिया। और अभी भी मुझे इसमें कुछ डिडक्शन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? सुनो बेटा, अगर मैं इस बार को इंक्लाइंड या बेंटअप नहीं लेके गया होता तो मुझे क्या करना पड़ता, सीधा तो लेके जाना पड़ता। इसका मतलब इतनी लेंथ तो मुझे प्रोवाइड ही करनी पड़ती है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा पता है, यहां से जस्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस साइड को निकाल लेना है। अगर इस साइड को x माने तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आप बोलोगे सिंपली, क्या बोलोगे भाई कि C1 इज द हाइपोटेनस, तो C1 का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, x का स्क्वायर हो जाएगा। तो C1 माइनस D, या इसको मैं D1 मान लूँ, इस तरफ को D2 मान लूंगा। C1 माइनस D1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या? सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ C1 माइनस D1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से हर बार मुझे इतने का डिडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल जाता तो इतनी लेंथ तो प्रोवाइड ही करता, इंक्लाइन जा रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा ज्यादा लेंथ प्रोवाइड कर रहा हूं। कितना ज्यादा सर? C1 माइनस एक्स ज्यादा प्रोवाइड कर रहा हूं। तो जितना आपने अननेसेसरी जोड़ रखा उसको घटाइए। तो एक तरफ से आपने कितना जोड़ रखा है भाई, रूट में C1 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर, और दूसरी तरफ फिर से आपको माइनस करना पड़ेगा C2 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर, तब जाके दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ बेंटअप बार निकल के आएगा। और आंसर मिलता जुलता आपको मिल जाएगा क्या भाई, बी आंसर मिल जाएगा ना, बी आंसर आपको हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर ये नोटिस करना है कि जब भाई आपने बार को इंक्लाइन कर दिया, डेफिनेटली लेंथ ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप हॉरिजॉन्टल लेके जाते तब भी पर्टिकुलर कोई लेंथ तो प्रोवाइड करना पड़ता ना। इसीलिए मैंने क्या किया, इस C1 को तो डायरेक्टली जोड़ लिया, बट इतना पार्ट जो एडिशनल मैंने लेके रखा है उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आंसर मिलेगा। तो हमने उसको डिडक्ट किया है और उसके अकॉर्डिंग आपको बी आंसर मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि एक कमर्शियल बिल्डिंग है जो कि कंस्ट्रक्टेड है 1000 मीटर स्क्वायर प्लाट एरिया पे, 1000 मीटर स्क्वायर प्लाट एरिया पर एक कमर्शियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड है ना। कह रहा है कि द प्लिंथ एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। प्लिंथ एरिया क्या बेटा, 800 मीटर स्क्वायर है। कह रहा है द बिल्डिंग फेचेज अ ग्रॉस रेंट ऑफ 50,000 पर मंथ, 50,000 रुपए पर मंथ का रेंट मिल रहा है। द आउट गोइंग पर ईयर, याद रखना आउट गोइंग पर ईयर पूछ रहा है तो डेफिनेटली मुझे इनकम भी, ग्रॉस रेंट भी किसका निकालना पड़ेगा, पर ईयर का। भाई अगर ग्रॉस रेंट अगर मुझसे पूछा जाए, ग्रॉस रेंट पर ईयर का पूछा जाए, तो मैं नहीं बताऊंगा क्या हर मंथ में मुझे 50,000 रुपीज मिल रहा है, 12 मंथ में कितना मिल जाएगा भाई, 6 लाख रुपीज मुझे एज अ ग्रॉस रेंट मिल जाएगा। ठीक है सर। कह रहा है कि जितना ग्रॉस रेंट है उसका रिपेयर में 10% चला जा रहा है, और कह रहा है कि ईयरली प्रॉपर्टी टैक्स 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर लैंड एरिया के अकॉर्डिंग, लैंड एरिया का 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर हम क्या दे रहे हैं बेटा, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं। 40 रुपए पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्लिंथ एरिया के अकॉर्डिंग हम क्या दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं। मतलब प्रॉपर्टी टैक्स लैंड एरिया पे कुछ अलग दे रहे हैं और बिल्डिंग पे कुछ अलग दे रहे हैं। तो सिंपली आउट गोइंग बताओ, तो आउट गोइंग मुझे बताना होगा, तो कैसे मैं बता पाऊंगा आउट गोइंग? पहला क्या दिया हुआ है, रिपेयर पे 10% चला जा रहा है ना, ग्रॉस रेंट का जो भी इनकम है, टोटल 6 लाख का 10% निकाल लो बेटा, 6 लाख का 10% निकाल लो, डिवाइडेड बाई 100 कर दो, प्लस और कहाँ पे अमाउंट खर्च हो रहा है भाई, जो भी प्लिंथ एरिया है, सॉरी जो प्लाट एरिया उसका 5 रुपए पर ना पर स्क्वायर मीटर। कितना स्क्वायर मीटर प्लाट एरिया बेटा, 1000। भाई 1 मीटर स्क्वायर एरिया का 5 रुपए टैक्स पे कर रहे हो, तो 1000 मीटर स्क्वायर का कितना करोगे, 1000 इंटू 5 कर दो,
प्लस कह रहे 40 रुपये पर मीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू प्लिंथ एरिया टैक्स पे कर रहे हो, तो 40 रुपये और प्लिंथ एरिया बेटा कितना है आपके पास 800 मीटर स्क्वायर है। प्लिंथ एरिया मतलब जिस पर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया है। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा भाई आपको, देखिएगा ये 60,000 हो जाएगा, 60,000 प्लस 5,000 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 32,000 ना, टोटल 97,000 रुपीज आपको एज अ आउट गोइंग खर्च होने वाला है हर साल 97,000। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, 97,000 एज अ आउट गोइंग पर ईयर आप इन्वेस्ट करने वाले हो उस कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, फिर से देख लेना, पर ईयर अगर बात करें ग्रास इनकम की तो 6 लाख रुपये, और 6 लाख रुपीज का ही 10% हम क्या कर दे रहे हैं रिपेयर पे खर्च कर दे रहे हैं, तो 6 लाख का 10% निकाल लिया 60,000 रुपये हो गया। और 5 रुपये पर स्क्वायर मीटर एरिया के अकॉर्डिंग, प्लाट एरिया के अकॉर्डिंग हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो 1000 मीटर स्क्वायर का प्लाट है तो 5,000 रुपये उसका पे कर दिया। और 40 रुपये पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्लिंथ एरिया के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर रहे हैं, तो 40 गुणते 800 कर दिया, तो मेरे को क्या निकल गया भाई, यहाँ पे टैक्स निकल गया, सभी को ऐड कर दिया, 97,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट रोल डज द शेड्यूल ऑफ रेट प्ले इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट फॉर सिविल इंजीनियरिंग वर्क। शेड्यूल ऑफ रेट होता क्या है पहले, तो सर ये यूनिट आइटम का हर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, हर यूनिट के अकॉर्डिंग उनका रेट गिवन होता है, और ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी किया जाता है बाय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है इस अपने शेड्यूल ऑफ रेट बुक को टाइम टू टाइम रिवाइज भी करता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में अपन एसओआर बोलते हैं, और ये 3 टाइप का मेजर रूप से होता है, जिसको आप बोलते हो कॉमन एसओआर, स्टेट एसओआर, डिस्ट्रिक्ट एसओआर। ठीक है, तो शेड्यूल ऑफ रेट बुक में होता क्या है, पर यूनिट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का रेट गिवन होता है ना, जैसे कितने रुपए पर क्यूबिक मीटर में कंक्रीट मिलने वाला है, कितने रुपए पर 1000 में ब्रिक मिलने वाला है, कितने रुपीज पर क्यूबिक मीटर में आपको सैंड मिलने वाला है, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल एनालिसिस गिवन होता है इसमें। तो अगर मैं डी नंबर को आंसर टिक करूं तो देख लो आप, पहले तो देख लो, इट डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट, भाई इंटरेस्ट रेट थोड़ी ना बताता है, आउटलाइन द प्रोजेक्ट टाइमलाइन, टाइमलाइन को नहीं शो करता है। एक्चुअल में इट प्रोवाइड अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ यूनिट रेट्स, यूनिट रेट्स रेट मतलब जिसको जिस यूनिट में मेजर करते हैं उसके अकॉर्डिंग रेट, जैसे सीमेंट पर बैग, सरिया पर क्विंटल, ये सारा इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है, जिसे शेड्यूल ऑफ रेट बुक बोलते हैं, जो कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एस्टिमेट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक ऑफ साइज 19 into 9 into 9 centimeter required for a machinery work of total volume 5 मीटर क्यूब। सिंपल सी बात है यार, अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक की, तो पर क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क करने में 500 नंबर ऑफ ब्रिक की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो चाहे स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक हो चाहे कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक हो, दोनों के लिए सेम क्वांटिटी की रिक्वायर्ड होता है। तो अगर मैं इस रेफरेंस को लूं कि 1 क्यूबिक मीटर में ब्रिक वर्क करना हो, 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क करना हो बेटा, तो अपन को 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, नंबर ऑफ ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है। तो 5 क्यूबिक मीटर के रेफरेंस में कितना पड़ जाएगा, तो 500 इंटू 5 ना, टोटल 2500 नंबर ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी 5 क्यूबिक मीटर ब्रिक मशीनरी वर्क करने के लिए। बोल रहा है आपको कंसिडर करना है 5% ब्रेकेज चार्जेस, ब्रेकेज वेस्टेज ना, मतलब जो ये टूट जाता है उस वेस्टेज के रूप में 5%, किसका 5%, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स का। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल ब्रिक्स कितने हो जाएंगे भाई, टोटल ब्रिक्स कितने आ जाएंगे आफ्टर कंसिडरिंग ब्रेकेज, जो टूटने का चार्ज है, सॉरी टूटने का वेस्टेज जो है 2500 प्लस 2500 का बेटा क्या निकाल लो, 5% निकाल लो ना, 5% निकाल दो, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा आपको 2625 आ जाएगा आपको नंबर्स ऑफ ब्रिक ना, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। सो हमने एस्टिमेशन के सभी क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस कराया, और इसके बिहाफ पर आप देख सकते हो
कि क्या आंसर टिक होना चाहिए, क्या आंसर सही होना चाहिए। अगर आपने कहीं पर भी कोई मिस्टेक किया तो आप इसकी हेल्प से आप रेक्टिफाई भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.